हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बी लेक्चर पे आए हैं। मतलब सेकंड लेक्चर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाएंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हमने पहले बता दिया है आप लोगों को। और उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा कैलकुलेट करने चाहिए। तो हम लोग की हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपने बोला सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी डाइपोल के द्वारा निकाला जा रहा है। बिल्कुल। कहां पे निकाला जा रहा है? जनरल पॉइंट। किधर? जनरल पॉइंट पे। तो हम लोग एक जनरल पॉइंट पे एक जनरल फॉर्मूला बनाने चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला बनाने चलेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं और पहले इस फॉर्मूले को बनाने चलते हैं। अगर आपसे हम ये बोले कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला क्या है? नेगेटिव चार्ज है। आपको ये भी मालूम है दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा? 2a। बिल्कुल। कोई एक जनरल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल की जाहिर सी बात है डायरेक्शन आपको मालूम है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इस P पॉइंट पे, मान लेते हैं ये कोई P पॉइंट, ये जनरल पॉइंट है P, ठीक है, एक जनरल पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी हम कितनी ले लें? अज्यूम कर लें कि यहां से यहां तक की दूरी हो जाती है R1। यहां से थोड़ा सा पॉइंट आपका और ऊपर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P ये रहा। यहां से यहां तक की दूरी R1 ले लें, यहां से यहां तक की दूरी R2 ले लें। वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, रेडियल वेक्टर ले रहे हैं। और हमको ये बहुत अच्छे से मालूम है जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, तो हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में? डाइपोल के मिड से। तो ये डाइपोल के मिड से P पॉइंट की दूरी हम कितनी ले लें? कुछ R वेक्टर, कुछ R ले लें, ठीक है। अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वेक्टर हटा सकते हैं। रेडियल वेक्टर लीजिए चाहे डिस्टेंस लीजिए, बाद में वही निकल के आएगी, ठीक है। वैसे वो रेडियल वेक्टर्स ही है। R1 डिस्टेंस, Q1 प्लस Q1 चार्ज से P की दूरी कितनी? R1 माइनस Q चार्ज से दूरी कितनी? R2। और मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को क्या नाम दे दें? O। मिड पॉइंट से दूरी कितनी हो गई? R। ये एंगल कितना ले लें? ये आपका रेडियल वेक्टर है। रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन बना सकते हैं तो बना लेते हैं। चलिए ये आपका कोई एक रेडियल वेक्टर है, रेडियल वेक्टर की ये डायरेक्शन है, ठीक है। रेडियल वेक्टर कहां से बनाया गया है? मिड पॉइंट से जो रेडियल वेक्टर हमने लिया उसकी डायरेक्शन बाहर निकलती हुई। रेडियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल कितना ले लें? थीटा। डाइपोल के बीच का एंगल, डाइपोल और इलेक्ट्रिक वेक्टर दैट इज डाइपोल और रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल हमने कितना कंसिडर कर लिया? थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा। करेक्ट। ये एंगल 180 माइनस थीटा। डाइपोल और रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लिया तो ये 180 माइनस थीटा। चलिए इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। देख लीजिए, करेक्ट। इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V नेगेटिव इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है तो याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ एक माइनस साइन आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि माइनस
चार्ज के कारण ये माइनस साइन आया, नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के द्वारा नेगेटिव पोटेंशियल, ये बात एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज है अगर तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा। नेट पोटेंशियल कितना होगा इस 3 पॉइंट पे? नेट पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो जनरली जोड़ दें। नेट पोटेंशियल माने जैसे सिंपल मैथ्स जोड़ते हैं वैसे ही दो पोटेंशियल को जोड़ दे P पॉइंट, इसके द्वारा पोटेंशियल प्लस उसके द्वारा पोटेंशियल, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा जरा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। चलिए देख लेते हैं, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को बाहर निकाल लें कॉमन, 1/R1 माइनस 1/R2। देख लीजिए क्लियर। नेट पोटेंशियल किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। P एक जनरल पॉइंट है, P एक जनरल पॉइंट है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे? एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, R1 और R2 को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। इस इक्वेशन से R1 और R2 को बदलेंगे। चलिए बदलने चलते हैं, इस इक्वेशन को कोने में लिख लेते हैं। V नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 नहीं Q, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, यही इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। इसको एलिमिनेट करना है हमको, R1 R2 को। ओवरऑल 1/R1 और 1/R2 को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। समझ पाए? एलिमिनेट कर देंगे इस एक्सप्रेशन से। चलिए एलिमिनेट करते हैं। अब बाई ज्योमेट्री से देखते हैं क्या मिलता है हमको। बाई ज्योमेट्री ये R1 है, ठीक है, तो R1 को लिखा जा सकता है R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये साइड है अगर तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ट्राइंगल लॉ आपने पढ़ा है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ से ये R1 है तो ये एंगल कंसिडर होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना है? ये हो गया A, ये भी हो गया A क्योंकि ये हो गया 2A, तो A मिड पॉइंट से दूरी A, मिड पॉइंट से दूरी A, तो R1 आपको निकालना है तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस ये वाला एंगल, ठीक, देखिए प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। 180 माइनस थीटा कितना होता है? -1। तो ये वाला टर्म R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR हो गया। सिमिलरली अगर R2 निकालना है तो ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, R2 के लिए ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, R1 के लिए ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे ट्राइंगल लॉ लगाते हुए। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा प्लस 2AR cos थीटा। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रही होंगी। थोड़ा सा एक पीछे वाले एक्सप्रेशन में गड़बड़ किया, cos 180 माइनस थीटा, ठीक है, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। कितना होता है? माइनस cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा रहेगा विद माइनस से, ठीक है। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया तो स्टेप समझा देते हैं। तो ये वाला स्टेप देखिए जो ऊपर, अभी ये वाला स्टेप, एक सेकंड रुकिए, ये वाला स्टेप एक बार और समझ लीजिए। प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होता है, ठीक है, माइनस cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में होगा, तो इसकी जगह पे लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिख लीजिए cos थीटा विद माइनस साइन, तो यहाँ माइनस आ गया। क्लियर? चलिए अब R2 निकाल लें। R2 का स्क्वायर कितना होगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। ये साइड निकालना है तो एंगल ये लेना पड़ेगा, बाहरी एंगल, आउटसाइड एंगल, ठीक है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस ये एंगल। R1 और R2 की वैल्यू पता चल गई। चलिए अब जरा यहां से देखते हैं एक चीज, R1 को कैसे बदल सकते हैं। R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से R स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए,
आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 2AR बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, करेक्ट। आर से आर एक कट गया तो यहां कितना बचेगा, एक आर नीचे बचेगा, एक आर ऊपर हट जाएगा, 2A बाई आर। अगर हम बोले आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर ये जो आर है, आर का मतलब समझ रहे हैं, इस डाइपोल के द्वारा जिस पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो पॉइंट बहुत दूर है। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं, ये पी पॉइंट बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो दूर होने से डाइपोल बहुत छोटा होगा, क्योंकि जो पी पॉइंट आप ले रहे हो वो बहुत दूर है, तो डाइपोल बहुत छोटा होगा। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लीजिए। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01, और छोटा हो गया। तो अगर कोई चीज छोटी है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इस एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा कि नहीं, देखिए निग्लेक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, कर लिया जाए। तो ये एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा ये फिर R1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा, करेक्ट। देखिए ये तो बचेगा, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, ठीक। सिमिलरली R2 को भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सिमिलरली R2 को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ये तो R1 को हमने चेंज किया, ऐसे ही R2 में से आर स्क्वायर बाहर निकाल ले तो उसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। चलिए लिख लेते हैं, बस यहाँ माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस साइन कर लेते हैं। सिमिलरली R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रही बात आपके, बिल्कुल। अब एक काम और करें, अब यहां से R1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाते हैं यहां से, R1 इज इक्वल्स टू आर, देखिए स्क्वायर हटाया तो उधर अंडर रूट चला गया, ठीक, समझ रहे हैं स्टेप, अंडर रूट चला गया, समझ गए। तो ये आर बाहर आएगा और इस पूरे पे क्या लगेगा, अंडर रूट। तो लिखा क्या जा सकता है, 1/2A बाई आर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा की पावर 1/2, ठीक। R1 को ही लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब R1 का रेसिप्रोकल कर दें 1/R1, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए, 1/R1 की वैल्यू चाहिए, देखिए ना, ठीक। इक्वेशन 1 में हमको 1/R1 चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, क्या मिलेगा, 1/R, यहां क्या मिलेगा, 1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा की पावर माइनस 1/2। अरे ये माइनस में हो जाएगी ना, नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक है, पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। ये स्टेप समझ में आया, ये पोर्शन भी तो रेसिप्रोकल होगा, ठीक। तो उसको ये स्टेप समझ में आ गया होगा होपफुली। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका क्या आ गया, 1/R1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा, 1/R1 की वैल्यू। अब बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लीजिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर दीजिए। तो यहां पे जो माइनस 1/2 है, पहली जो आपका पहला स्टेप होगा वो स्टेप कंसिडर करिए, बाकी स्टेप्स को क्या कर दीजिए, निग्लेक्ट कर दीजिए, हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं बाइनोमियल में। तो 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R, कितना होगा, 1 माइनस 2A बाई आर, यहां क्या है, माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, ठीक। तो यहां से पावर हट गई, हायर टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है।
खाली पहला टर्म लिया है, बाकी हायर टर्म्स को, स्क्वायर के टर्म्स को, स्क्वायर फिर क्यूब फिर टू द पावर 4 के टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया गया है। क्यों निग्लेक्ट किया गया है? क्योंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निग्लेक्ट हो गया। तो यहां से आपको माइनस माइनस क्या मिला? प्लस मिल गया। मिला कि नहीं प्लस? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r, ये हो गया प्लस 1 + 2a/r cos थीटा। देख लीजिए, मिला 1 + 2a/r cos थीटा बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के बाद। तो अगर R1 ये आया है तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? R2 को क्या लिख सकते हैं? 1/r2 इक्वल्स टू 1/r, 1 माइनस आ जाएगा 2a/r cos थीटा। करेक्ट। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5। जरा इक्वेशन 1, 4 और 5 को देखिए। 1/r1 की वैल्यू ये मिली, उठा के यहां पुट कर दें। 1/r2 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। इस पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। वही नेट पोटेंशियल यही तो है, वी नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। चलिए पुट करके देखते हैं। तो 1/r1 की वैल्यू रख देंगे और 1/r2 की वैल्यू रख दें ये। चलिए रख के देखते हैं क्या मिलेगा हमको। V net इज इक्वल्स टू Q बाई 4πε0। 1/r1 की वैल्यू कितनी होगी? अभी हमने पीछे निकाली थी, कितनी है? 1/r 1 + 2 1 + a/r cos थीटा। करेक्ट। माइनस 1/r2 की वैल्यू रख दीजिए। 1/r2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस a/r cos थीटा। देख लीजिए, अरे 1/r1 की वैल्यू ये, 1/r2 की वैल्यू ये। जल्दी से नोट डाउन करिए, देखिए। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वी नेट कितना मिलेगा? Q बाई 4πε0 1/r। ठीक है, 1/r को आप बाहर निकाल लीजिए। 1/r को कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल के बाहर कर लिया। देखिए 1/r ब्रैकेट ओपन, यहाँ कितना बचेगा? 1 + a/r cos थीटा माइनस, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म -1 होगा, ये वाला टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/r cos थीटा। करेक्ट। ये बचेगा 1 कट गया, बचा v नेट। नेट पोटेंशियल कितना होगा? Q बाई 4πε0 r स्क्वायर, ये r बचा बाहर हो गया। ऊपर क्या बचा? a + a 2a cos थीटा। क्लियर। तो ये आपके पास क्या बचा? एक्सप्रेशन बचा। लास्ट में ये टर्म बचा। नेट पोटेंशियल कितना होगा? Q बाई 4πε0 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। चलिए मॉडिफाई करने चलते हैं। V नेट कितना होगा? V नेट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a कितना होता है? यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है। चलिए 4πε0 r स्क्वायर मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। V नेट कितना मिला आपको? यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल P cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर। आप देखिए, किसी डाइपोल के द्वारा जनरल पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये जनरल पॉइंट है, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? P cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर फॉर्मूले से। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है। आर क्या है? डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस? डाइपोल से। डाइपोल के मिड पॉइंट से दूरी डिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी डाइपोल से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। तो याद रखिएगा, डाइपोल से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है, और
एंगल पे डिपेंड करता है। अब आपने बोला किसके बीच का एंगल, एंगल किसके बीच का, याद रखिएगा एंगल हमेशा डाइपोल और रेडियल वेक्टर के बीच में। रेडियल वेक्टर कहां से लेना है, रेडियल वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से लेना है। ये रेडियल वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल और रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहां पे जो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन आया है, थीटा का जो एक्सप्रेशन आया है वो यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बना है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंगल चेंज करते हैं, ठीक है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कैसे, देख लेते हैं, एक सेकंड। ये देखिए दो मार्कर हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका रेडियल वेक्टर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपने ये एंगल किया, ठीक है, देखिए एंगल बदल गया कि नहीं, एंगल बदला तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आपको समझा दें, ये एक जनरल फॉर्मूला निकला है, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अब अगर यही थीटा कितना कर लें, 0 या 180 डिग्री, केस 1, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री कर ले, तो आप कह सकते हैं डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं। कहां पे, डाइपोल के एक्सिस पे। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला था, याद है आपको, डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकाली थी, एक्सियल पॉइंट पे। वैसे ही पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, यहां थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लीजिए, थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या कितना मिलेगा आपको, बोलिए, V net is equals to mod P divided by 4 pi epsilon naught R square। cos 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, cos 180 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 भी हो सकती है तो माइनस मिलेगा, और थीटा की वैल्यू 0 होगी तो प्लस मिलेगा। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो डाइपोल के, अगर ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, डाइपोल की ये डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अगर आप पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये एक्सिस का पॉइंट है, देख लीजिए जो जहां हमारा हाथ, इस पॉइंट, ये एक्सिस का पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट पे डाइपोल निकाल रहे हैं तो डाइपोल इतना आएगा, समझ रहे हैं। और यही अगर आपसे बात की जाए, थीटा एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, केस 2, थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, पॉइंट कैसा होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों, थीटा कितना है, 90। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के द्वारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देख लीजिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस पी पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द डाइपोल है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये पॉइंट जो है इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे आप, अगर आप नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर। अब ये जो आपका जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट R कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। R कैप क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर है, V नेट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर नहीं लगा सकते, सॉरी, हाँ, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शनल वेक्टर आर के। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा,
तो इनका जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनका जो मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इन दोनों का डॉट करोगे तो आपको स्केलर मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां ये जो एंगल थीटा है वो रेडियल वेक्टर आर और डाइपोल के बीच का एंगल है। आर और डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, थीटा। चलिए आगे अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन खोज लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं उसको हम डिटेल में समझा देते हैं आपको। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूरे सरफेस पे कांस्टेंट हो, चेंज इन पोटेंशियल कितना हो, जीरो हो। अगर ये बताइए पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा, जीरो। तो एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो और चेंज इन पोटेंशियल अपने आप जीरो होगा। चेंज इन पोटेंशियल, जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज कांस्टेंट है, तो वो उसका चेंज क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो अब समझने का प्रयास करें। एक ऐसा सरफेस मान लेते हैं, ये कोई सरफेस, ये आपने ऐसे ही अपने मनमर्जी कोई सरफेस ले ली। अगर आप यहां पे चेक करें, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। यहां पे आप चेक करें तो यहां पे भी 2 वोल्ट है। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है। मतलब इस पूरे सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है, ठीक है। तो ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी माने इक्वल पोटेंशियल, माने इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल कैसे, अगर ये ए पॉइंट ले लें और ये बी पॉइंट ले लें, अब चेंज इन पोटेंशियल निकाले, वीए माइनस बीबी, चेंज इन पोटेंशियल ही तो है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 2, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। माने चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जीरो होगा कि नहीं, ठीक। तो इस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और चेंज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही अगर आप 2 पॉइंट लें तो उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा, हमेशा जीरो निकलेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल कितना है, जीरो, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी, इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है। एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, बस। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। उसी सरफेस पे पोटेंशियल चेंज कितना होगा, जीरो। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे हो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल चेंज पूरे सरफेस पे कितना होगा, जीरो। किस कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए पी, एक पॉइंट ले लीजिए पी डैश, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस माने पोटेंशियल चेंज, क्लियर। तो वीपी माइनस वीपी डैश कितना होगा, जीरो। क्लियर, क्लियर, समझ में आ रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर आपसे यही बात हम बोले कि कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की, सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा इस चीज को, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
अगर कोई भी सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, मतलब कि उस पूरे सरफेस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ वो। क्लियर? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। बाई चांस मान लीजिए ये आपका कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये बात याद रख लीजिएगा गांठ बांध के। कोई भी ऐसा सरफेस जिस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए वो सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये एक सरफेस है, बोलिए हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, ठीक है, देखिए बाहर निकलती डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये सरफेस क्या हो जाएगा? इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो ये सरफेस क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मानिए इस पूरे सरफेस पे अगर 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट होगा। इस पॉइंट मानिए आपने ये बोला कि इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो ये याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाए तो वो सरफेस क्या हो जाता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई किसके? इस व्हाइट बोर्ड के, ठीक है। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड के इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करेंगे तो 10 वोल्ट आया, तो इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट होगा। इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे कितना होगा? 10 वोल्ट कांस्टेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। Therefore, this surface is called as equipotential surface। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब एक बात और ध्यान में रख लीजिए, अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? 0। बिल्कुल, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ये ले लें, ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया। ये मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज है, हम ए पॉइंट से पकड़ के बी पॉइंट तक लेके आए। इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से पकड़ के बी पॉइंट तक लेके आए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ गए होंगे। इस टेस्ट चार्ज को हम पकड़ के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाए। वर्क डन निकालने को बोल रहा है, माने आपसे बोला जाए कि ए से बी आने में कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेट करने चलते हैं। माने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। क्लियर बात समझ में? वर्क डन कहां से कहां हुआ? ए से बी। ए से बी ही तो वर्क डन किया, यही वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस ले लें। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वीबी माइनस वीए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू नॉट। अब ये बताइए बी पॉइंट का पोटेंशियल, मान लेते हैं कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? वी है, और ए पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? वी है, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? तो वी ए वी बी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? वी। तो ये बताइए यहाँ का पोटेंशियल भी वी, यहाँ का पोटेंशियल भी वी, तो ये क्या हो गया? 0। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी 0। ए से बी वर्क डन विल बी 0। मतलब अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। तो कंक्लूजन ये निकला, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे अगर आप वर्क डन कराएंगे चार्ज का तो वर्क डन हमेशा क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो यहां से कई कंक्लूजन निकल के आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ कंक्लूजन जान लीजिए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में बहुत क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं कई साल।
तो कई बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, वर्क डन हमेशा जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस की, याद रखिएगा। कोई भी दुनिया का सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आप बात करें कि कोई सरफेस लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गई, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट हो जाएगा, वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो पहला फैक्ट, वर्क डन जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। दूसरा फैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तीसरा फैक्ट, पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। चौथी बात, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, याद रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस की चार बातें अपने ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कोई सिंगल पॉइंट चार्ज लीजिए, कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज लीजिए। मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, क्लियर। अब जाहिर सी बात है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है कि नहीं, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड, ठीक। अब अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन करें तो कैसा हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फेरिकल शेल हो सकती है। ये देखिए, ये एक स्फेरिकल शेल है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, हर एक इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। दूसरी बात, यहां से इस चार्ज से ये पॉइंट चार्ज है, पहली बात। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो एक पॉइंट ले लें भाई, ये लो, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट चार्ज था। अब ये बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी तो रेडियस हो गई r, है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r से बताया जाता है, अगर q चार्ज सेंटर पे होगा तो, ठीक है। तो ये r तो कांस्टेंट है, देखिए ये रेडियस है, तो इस पूरे सरफेस पे रेडियस कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो ये क्या हो गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। बाई चांस मान लेते कोई नंबर में बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऐसे ही आप एक अलग रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ले सकते हैं। कैसे, इतने रेडियस का ले लीजिए, ये भी तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ भाई, बोलिए। देखिए, ये भी एक अलग रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, रेडियस छोटा ले लिया आपने। अब ये बताइए, ये r तो कांस्टेंट है इस पूरे सरफेस पे, r क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो r अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल की वैल्यू पूरे सरफेस पे क्या है, कांस्टेंट है। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। बट यहां पे जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है, तो इस पूरे सरफेस पे 3 वोल्ट होगा, यहां पे भी 3 वोल्ट, क्योंकि पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस पूरे सरफेस पे क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, 3 वोल्ट। देख लीजिए कांस्टेंट है कि नहीं। तो इस पूरे सरफेस पे 3 वोल्ट पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। उससे बड़े रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस 5 वोल्ट वाला है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे कई इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो ऐसे आप डाइपोल के लिए भी इमेजिन कर सकते हैं और कई केसेस में आप इमेजिन कर सकते हैं, जो कि आपको अलग अलग बुक्स में दिखाया गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी डाइपोल का कैसे होता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट मिल गया है, ठीक। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालने चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन को समझने चलेंगे, उसका फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ई और वी के बीच में क्या रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन पहले समझे। मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में पहले, मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में समझ रहे हैं बात को। चलिए समझने चलते हैं। अगर आपसे हम ये बोलें कि पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, तो उससे कुछ फिजिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उससे आपको उसका फिजिकल मीनिंग समझाएंगे। ठीक है, किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। चलिए अगर आपसे हम ये बोले कि मान लेते हैं कि हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए। क्या लिया हुआ है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया हुआ है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ठीक है, और मान लेते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। ठीक, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V है, तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है, V प्लस dV। थोड़ा सा पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल V है, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पर इस इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल क्या है, थोड़ा ज्यादा है। कितने अमाउंट का ज्यादा है, dV अमाउंट का। एक पॉइंट P ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। क्लियर बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, बताया था अभी। और मान लेते हैं कि इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कितना है, उस गैप को कितना ले लें, मान लेते हैं गैप बहुत स्मॉल है, dr। गैप क्या ले लें, dr। ठीक, ये गैप कितना ले लिया, dr। मतलब कि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में गैप कितना है, dr। ठीक है, dr लेंथ का गैप है। इसका पोटेंशियल कितना है, v, और इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है, v प्लस dv। इस सरफेस को a नाम दे दें, इस सरफेस को b नाम दे दें। दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, याद रखिए। ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ का पोटेंशियल v प्लस dv। इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो आपको तो बताइए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ले लें, P पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट ले लें, P पॉइंट। ठीक है, चलिए पोटेंशियल को अब डिफाइन करने चलते हैं, अब समझने चलते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिट चार्ज आपने लिया, कोई एक यूनिट चार्ज ले लेते हैं, कोई एक यूनिट चार्ज हमने लिया। यहां पे एक यूनिट का चार्ज हमने लिया, ठीक है, एक यूनिट मान लेते हैं, एक कूलम का चार्ज लिया, लेट कर रहे हैं सिर्फ। एक कूलम का चार्ज अगर आप इस सरफेस से इस सरफेस पे लेकर जाते हैं, इस सरफेस से इस सरफेस पे लेकर जाते हैं, ठीक है, तो वर्क डन कितना करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सरफेस ए टू सरफेस बी। सरफेस ए से सरफेस बी पे ले जा रहे हैं एक कूलम का चार्ज। तो चलिए निकाल लेते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dr वेक्टर। देखिए, ठीक है, dr वेक्टर, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dr। तो dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना ले। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना dr वेक्टर। क्लियर। अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो फोर्स की भी यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है। पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, dr cos 0 डिग्री होगा। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो आप यहां से ऊपर की तरफ जंप किए, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
और डी आर के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ई एंड डी आर के बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री। तो आपने बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का एंगल क्यों आपने कंसिडर किया, अभी समझा देते हैं। यहां फोर्स को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई, ठीक है, इंटू डी आर कॉस 01। Q कितना है, 1 कूलम का, तो Q की वैल्यू यहां क्या रखी जा सकती है, 1 कूलम, ई इंटू डी आर, ठीक। तो वर्क डन हमारे पास कैलकुलेट होके कितना आया, वर्क डन कितना आया, ई डी आर आया कि नहीं, देखिए ई डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का एंगल ही हमको कंसिडर करना है इस वर्क डन में, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में देख लीजिए और डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, इसलिए cos 0 डिग्री रखा। ऐसे समझ लीजिए, अगर फोर्स से आपको समझना नहीं है तो ये ध्यान रखिए, ई और डी आर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। हमेशा यही कंसिडर करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का एंगल कितना है, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थीटा एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये वर्क डन आया कि नहीं, बिल्कुल आया। अब ये वर्क डन हमने कैलकुलेट तो कर लिया है, क्लियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने इनके बीच का, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो VA माइनस VB, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही तो निकलेगा, निकाल लेते हैं। VA का पोटेंशियल कितना है, V देखिए, और VB का पोटेंशियल कितना है, बोलिए, V प्लस BV। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VV कट गया, ठीक है, बचा कितना, माइनस डीवी, बचा कितना, माइनस डीवी, देख लीजिए VV कट गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, माइनस डीवी। और वर्क डन कितना आया, यहां से यहां अगर कोई 1 कूलम का चार्ज जाएगा तो वर्क डन कितना आया, EDR। अच्छा, अब जरा आप डेफिनेशन बता पाएंगे, किसकी डेफिनेशन, आपने बोला सर किसकी डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज यहाँ पे 1 कूलम का है, देख लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, ये वर्क डन है, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, माइनस, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क ये रहा, चार्ज 1 कूलम का है, हट गया। पोटेंशियल माने पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया कितना है, माइनस डीवी। वर्क हमने यहां से निकाल लिया, ये कितना हो गया, EDR। क्लियर, बात समझ में आई आपकी, EDR क्लियर। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, E इज इक्वल्स टू DV बाई DR विद ए माइनस साइन। ये देखिए, ये एक रिलेशन निकल के आई है, ठीक है, ये एक रिलेशन निकल के आई है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बना किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। क्लियर, बात समझ में आई। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इस टर्म को आप ग्रेडियंट कहेंगे, डीवी बाई डी आर को क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट। अब फिजिकल मीनिंग समझाते हैं, ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं और यहां माइनस साइन का मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग। चलिए मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग है। और मान लेते हैं कि आप इस डायरेक्शन के अलोंग dr डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, मतलब dr डिस्टेंस आगे मूव कर रहे हैं, dr डिस्टेंस आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, माने dr डिस्टेंस इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। कितना डिस्टेंस, dr डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है,
और आप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आई? तो आपका जो मूवमेंट है वो स्टेप मूवमेंट है। स्टेप मूवमेंट क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉल मूव डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, dr प्लस dr प्लस dr प्लस dr, तो आप dr डिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही एक्सप्रेशन समझाने में लगा है। जब आप dr डिस्टेंस किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, कितना dr डिस्टेंस। ठीक है, तो dv अमाउंट का पोटेंशियल चेंज होता है। कितने अमाउंट का पोटेंशियल चेंज होता है? dv अमाउंट का पोटेंशियल चेंज होता है। जब आप dr डिस्टेंस, यहां से dr डिस्टेंस मूव किए तो कितने अमाउंट का पोटेंशियल चेंज हुआ? dv अमाउंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो गया। एग्जांपल, अगर आप इस पॉइंट पे थे तो मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, और जैसे ही आप dr डिस्टेंस आगे मूव हुए तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, 1.9 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट क्या हो गया, पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। इतनी बातें क्लियर हो गई? पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। अब अगर जैसे कि फिर dr डिस्टेंस आप आगे मूव हुए, dr डिस्टेंस आगे मूव हुए तो पोटेंशियल 1.8 वोल्ट हो गया। फिर पोटेंशियल कितना घट गया, 0.1 वोल्ट। ठीक, फिर आप dr डिस्टेंस आगे मूव हुए, फिर पोटेंशियल घट गया। कितने अमाउंट का घटा, dv अमाउंट का घटा। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये माइनस साइन यही बता रहा है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन के अलोंग है उसी लाइन के अलोंग अगर आप मूव करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये देखिए, डिक्रीज करेगा। तो इसको क्या बोला गया, ग्रेडियंट। मतलब अगर आप dr डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो dv अमाउंट का पोटेंशियल चेंज हो रहा है और ये पोटेंशियल घट रहा है। माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ प्लस साइन होता तो मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। dr डिस्टेंस, फिर आप dr डिस्टेंस आगे बढ़े तो पोटेंशियल इंक्रीज होता अगर यहाँ प्लस साइन होता। तो यहाँ अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना हो जाता, 2.1 वोल्ट हो जाता। देखिए, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं तो। अगर यहाँ प्लस साइन होता तब की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस साइन। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज होगा। ये बात एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मीनिंग यही निकल के आ रहा है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। स्लोप समझते हैं? मतलब कि अगर आप इस लाइन के अलोंग मूव करेंगे, इस स्लोप के अलोंग मूव करेंगे, इस लाइन के अलोंग मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है, जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। dr डिस्टेंस पे dv पोटेंशियल घटता जाएगा। 2 वोल्ट, 1.1, 1.9 वोल्ट, फिर 1.8 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, तो dv अमाउंट का पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे घट गया। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर होगी। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए समझा देते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr। ठीक है, ये माइनस ई डॉट dr ऐसे भी लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, माइनस ई dr कॉस थीटा। थीटा किनके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट का मीनिंग होता है स्लोप। स्लोप माने जिस लाइन के अलोंग आप मूव कर रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस साइन, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस साइन। ठीक है, तो dr डिस्टेंस पे dv पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब या तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्लियर? चलो, एक मोटा मोटी कंसेप्ट आपको और दे देते हैं फिजिकल मीनिंग का। आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड
के बारे में क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ चुके हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, माने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। पहला उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा। कैसे वेक्टर फॉर्म पढ़ा? कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फोर्स के बारे में बताती है, जैसे कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो अप्लाई किया था वो कूलम्स लॉ में अप्लाई किया था ना। तो ये ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड की जब स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पोटेंशियल के बारे में। कितनी बातें ध्यान में आई? तो याद रखिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स माने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। कैरेक्टर पढ़ा है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्केलर इज ए पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर कैरेक्टर इज ए फोर्स, इज ए इलेक्ट्रिक फोर्स, जो आपने पढ़ी। क्लियर? चलिए थोड़ा सा एक मोटा कंसेप्ट पीछे का भी दे देते हैं ध्यान में रखने के लिए। देखिए बेटा, ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन ऑफ स्पेस में है। पहले तो ये समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मौजूद है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग है। मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग है। ठीक, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इस लाइन के अलोंग है। इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं आगे। इतनी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि आपको इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, बाई चांस आपने इस लाइन के अलोंग मूव किया। ठीक है, मान लेते हैं कि इस लाइन के अलोंग आप dr डिस्टेंस मूव किए। कितना डिस्टेंस मूव किए? dr डिस्टेंस मूव किए। dr डिस्टेंस बोलिए चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप यहां से ये पॉइंट कोई ले लेते हैं P पॉइंट, P पॉइंट से अगर आप P डैश पॉइंट पे गए, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dr। ठीक है, dr। तो आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा। पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा। पोटेंशियल चेंज होगा। चेंज भी दो प्रकार से होता है, या तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा या तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पर पोटेंशियल चेंज जरूर होगा, क्योंकि अभी पीछे हमने पढ़ा यही, क्योंकि आप dr डिस्टेंस आगे मूव किए तो पोटेंशियल चेंज होगा। अब डिपेंड करता है डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात समझ में? तो अगर आप नॉर्मली आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आप P से P डैश मूव किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल चेंज जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल चेंज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ यहां से यहां जाने में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने में, P से P डैश जाने में कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ? चलिए समझ लेते हैं। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ठीक है, और यहां पे P डैश पे पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट है। P डैश पॉइंट पे 3 वोल्ट है। तो ये बताइए, चेंज इन पोटेंशियल दैट इज dV बाई dr, ये चेंज इन पोटेंशियल हुआ। अब ये बताइए, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? dV बाई dr। हमने क्या किया? स्टेप डिस्टेंस dr आगे मूव किया। चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा बेटा? 10 वोल्ट तो P पे था, P डैश पे कितना था? 3 वोल्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकलेगा बोलो? चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए 10 माइनस 3, 10। अब देखिए, फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, 3 माइनस 10 कितना? चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ?
कितना हुआ -7 वोल्ट। अब पोटेंशियल कितना घट गया, 7 वोल्ट का पोटेंशियल घट गया। बोलिए, यहां 10 वोल्ट था, यहां 3 वोल्ट है, डीआर डिस्टेंस आगे जाने पे पोटेंशियल घट गया। कितना घटा, 7 वोल्ट का पोटेंशियल घटा। कितना घटा, 7 वोल्ट का पोटेंशियल। ठीक, आपने बोला ठीक। तब आपने बोला सर इतनी देर से क्या बोर कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए कंसेप्ट क्या बताने का। चलिए हम कंसेप्ट बताते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका मूड नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने का, आपका मूड इस लाइन के अलोंग जाने का हो रहा है, इस लाइन के अलोंग आप जाना चाहते हैं। ठीक, और ये लाइन कुछ एंगल बना रही है थीटा। ये लाइन कितना बना रही है, एंगल बना रही है थीटा। बोलिए हाँ, बिल्कुल। अब अगर आप P पॉइंट से यहां जाएं, P डबल डैश पॉइंट पे जाएं, ये जो P डबल डैश पॉइंट है ये डीआर डिस्टेंस है। डीआर डिस्टेंस समझ रहे हैं, स्टेप डिस्टेंस। जितना स्टेप आपने यहां लिया था उतना ही स्टेप यहां लीजिए। ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आपने क्या किया, मूवमेंट किया डीआर डिस्टेंस का, तो पोटेंशियल चेंज कितना हुआ, 7 वोल्ट का चेंज हुआ पोटेंशियल। पोटेंशियल में चेंज कितने का हुआ, 7 वोल्ट का हुआ। जब आप कुछ एंगल थीटा पे उतना ही स्टेप डिस्टेंस जाते हैं, ठीक है, डीआर डिस्टेंस का। अब आप यहां पे देखिए कि यहां पे P डबल डैश पॉइंट पे, जो कि डीआर डिस्टेंस पे है, किससे, P से डीआर डिस्टेंस पे, P डबल डैश पॉइंट। तो आप इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखेंगे तो ये पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा। कितना होगा, 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस माने पोटेंशियल चेंज इस लाइन के अलोंग मूव करने में, डीआर डिस्टेंस मूव करने पे इस लाइन के अलोंग पोटेंशियल चेंज कितना हुआ, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, दैट इज फाइनल पॉइंट ये है। 6 माइनस 10 माइनस 4 वोल्ट। देख लीजिए हुआ कि नहीं। अब इस लाइन के अलोंग मूव होने पे पोटेंशियल में चेंज कितने का हुआ, 4 वोल्ट। और इस लाइन के अलोंग मूव होने पे पोटेंशियल का चेंज कितना हुआ, 7 वोल्ट। तो एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे तो आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे डीआर डिस्टेंस, तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम रेट से चेंज होगा। अब चेंज या तो डिक्रीज हो सकता है या तो इंक्रीज हो सकता है। चेंज 2 ही प्रकार से तो हो सकता है। तो बट ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं डीआर डिस्टेंस, तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम रेट से चेंज होगा। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना जाएं और किसी डायरेक्शन में जाएं, किसी एंगल थीटा डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, किसी थीटा डायरेक्शन में जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप इस डायरेक्शन में जाएं, अगर मूव करें डीआर डिस्टेंस, तो आपका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम रेट से चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे 7 वोल्ट का चेंज हुआ, उतना ही डीआर डिस्टेंस मूव किया आपने, P पॉइंट से उतना ही डीआर डिस्टेंस मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव किया, तो 7 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज हुआ। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना जाकर किसी दूसरी डायरेक्शन में गए जो कि थीटा एंगल पे है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, 4 वोल्ट का ही चेंज हुआ। मैक्सिमम रेट से नहीं चेंज हुआ। मैक्सिमम रेट से कब चेंज होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएंगे। ये बात गांठ मान के रख लीजिए। तो मुद्दा क्लियर समझ में आ रहा है। अब अगर ये एंगल बढ़ेगा, एंगल इंक्रीज करता है, तो अगर एंगल इंक्रीज करेगा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दें, जरा देख लीजिए, थीटा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा जब 0 डिग्री होता है तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है। और जैसे ही आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, थीटा 90 डिग्री करेंगे, तो कॉस थीटा भी कितना हो जाएगा, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एंगल बढ़ाने से कॉस की वैल्यू क्या होती है, एंगल बढ़ाने से कॉस की वैल्यू घट जाती है, ठीक।
तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे जैसे आप अलग अलग एंगल पे जाते जाएंगे और ये एंगल बढ़ाते जाएंगे अपना, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल उतना कम घटेगा, मतलब उतना कम चेंज होगा, चेंज कम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो वही समझाने का, अगर आप dr डिस्टेंस इस लाइन के लॉन्ग है और अगर इस लाइन के लॉन्ग है तो पोटेंशियल चेंज क्या हो गया, कम हो गया, 4 वोल्ट। अगर आप और एंगल बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा, 3 वोल्ट, और कम करेंगे तो 2 वोल्ट, ऐसे पोटेंशियल घटता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जब थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होने की संभावना देख लीजिए। अब मान लेते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आप मान लेते हैं कि dr डिस्टेंस इस AB पे ले रहे हैं। मान लेते हैं कि आप dr डिस्टेंस इस AB के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है, dr डिस्टेंस इस AB के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, जरा देख लीजिए, dr डिस्टेंस इस AB के लॉन्ग आप मूव कर रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो जरा देख लेते हैं dv इज इक्वल्स टू ई डॉट dr विद ए माइनस साइन, माइनस साइन मत भूलिएगा, हमेशा माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो dv इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ई डी आर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, 0, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0, माने पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट, माने इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 2 वोल्ट अगर यहाँ तो 2 वोल्ट यहाँ होगा, 2 वोल्ट यहाँ होगा, 2 वोल्ट यहाँ होगा, 2 वोल्ट यहाँ होगा, मतलब ये सरफेस कैसा हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। कैसा सरफेस हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अगर यहां से कोई एक चार्ज ले और इस पॉइंट से बी पॉइंट से चार्ज को ए पॉइंट तक लेके, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं बी पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए पर्याप्त है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस कराएंगे और आगे कैपेसिटर का कंसेप्ट डिस्कस कराएंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ इलेक्ट्रोस्टैट के काफी न्यूमेरिकल अभी डिस्कस कराने बाकी हैं, जो कि हम आगे चैप्टर ओवर होने के बाद कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।